अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास नाइन्थ को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹175,000 in his checking account. He wrote on a check for ₹45790 and another for ₹112,921. What is his current balance? उसका करंट बैलेंस क्या है? ये तो उसकी स्टेटमेंट थी। ऐसे क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट्स के साथ आते हैं हम उनको कहते हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम उसमें से ये थ्योरेटिकल में से मैथमेटिकल कैलकुलेशन अलग करके उसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो वो ये कहता है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट, कि उसकी जो लास्ट बैंक स्टेटमेंट उसने निकलवाई थी तो उसमें कासिम एज ए बैलेंस ऑफ रुपीज़, उसके पास कितना बैलेंस था? 1,75,000, 175,000, 1,75,000 था इन हिज चेकिंग अकाउंट। ही रोट ऑन अ चेक फॉर ₹45709, 45,790 का उसने एक चेक लिखा। एंड अनदर फॉर रुपीज़, और एक और चेक लिखा जो 1,12,921, 112,921 था। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस, तो अब उसका क्या बैलेंस होगा? मेन स्टेटमेंट उसके पास ये थी, मतलब ये हुआ कि उसके पास 1,75,000 था। उसने दो चेक लिखे, मतलब दो चेक लिखने से मुराद ये हुआ कि उसने दो अमाउंट्स निकलवा ली, विदड्रॉ कर ली, एक 45,790 और एक 1,12,921। तो ऐसी सूरत में बिल्कुल सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है कि टोटल बैलेंस उसके पास 1,75,000 है और विड्रॉ अमाउंट उसके पास कितनी आ गई? 45,790 और 1,12,921। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि टोटल बैलेंस ये था उसके पास। विड्रॉ अमाउंट जो उसने चेक पे लिखी वो एक 45,790 और एक थी, दूसरी थी 1,12,921। तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो विड्रॉ अमाउंट उसकी कितनी होगी? टोटल 1,58,711, 158,711, ये उसकी विड्रॉ अमाउंट हो गई। अब करंट बैलेंस के लिए सिंपल सा असूल है, जो अमाउंट उसने निकलवा ली तो वो हम टोटल में से क्या कर देते हैं? माइनस। तो करंट बैलेंस उसका आ जाएगा 1,75,000 में से 1,58,711 हम निकलवा दें, माइनस कर दें तो उसके पास रिमेनिंग अमाउंट या करंट बैलेंस बच जाएगा माइनस करने के बाद 16,279, 168,289, 168,289 रुपीज़, ये उसके पास रिमेनिंग बैलेंस है, जिसको हम करंट बैलेंस कह सकते हैं कि ये उसके पास अभी ये वाली अमाउंट मौजूद है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, माइनस करना था कि जो उसने पैसे निकलवा लिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। मतलब वाजिद ने लास्ट वीक 283.4 किलोमीटर 283.4 किलोमीटर गाड़ी चलाई और कितना पेट्रोल खर्च हुआ? 16.2 लीटर उसका पेट्रोल खर्च हुआ। ही सेज़ दैट, उस वो कहता है ही एवरेज अबाउट, उसकी एवरेज कितनी थी? 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कहता है उसकी एवरेज 1.75 किलोमीटर थी पर लीटर के हिसाब से उसने 1.75 किलोमीटर मतलब 1.25 किलोमीटर का फासला तय किया हर लीटर पर। इज़ दिस आंसर रीज़नेबल? एक्सप्लेन। वो कहता है क्या इसका आंसर रीज़नेबल है, क्या इसका आंसर काबिल कबूल है या सही है? एक्सप्लेन करना है आपने इसको। अब अगर हम सोल्यूशन को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया? 283.4 किलोमीटर, जो उसने ये ऊपर सबसे पहले मेंशन किया कि ड्रॉव इतनी गाड़ी चलाई, तो ये डिस्टेंस हो गया, तो हमने डिस्टेंस में मेंशन कर दिया। फिर उसने कहा लीटर, मतलब कितना पेट्रोल उसका खर्च हुआ, कितने लीटर्स पेट्रोल खर्च हुआ, तो वो लिखा लीटर्स पेट्रोल इज़ इक्वल टू 16.2 लीटर्स उसका पेट्रोल खर्च हो गया। अब उसने ख़ुद एक एस्टिमेटेड एवरेज बता दी कि अंदाज़ा उसको ये हुआ कि उसने पर लीटर में कितना फासला, कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसने एस्टिमेटेड एवरेज बताई 1.75 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से उसने डिस्टेंस कवर किया।
लेकिन हम खुद एक्चुअल एवरेज निकालते हैं जिससे हमें आइडिया हो कि वाकई ही उसकी बात ठीक है कि नहीं। तो फिर हम बता सकेंगे कि आंसर इज़ रीज़नेबल और नॉट, कि आंसर रीज़नेबल है या नहीं। तो एवरेज निकालने का सिंपल असूल ये होता है, ये डेली लाइफ के क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक्चुअल एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल उसका डिस्टेंस था 283.4 किलोमीटर, उसको टोटल पेट्रोल जो उसका खर्च हुआ उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह हम एवरेज निकाल सकते हैं कि पर लीटर क्या उसकी एवरेज थी। अच्छा जी, हमने ये देखा कि जब हमने 283.4 को 16.2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 17.49 किलोमीटर पर लीटर आ गया। मतलब हमारी जो एवरेज आई, वो एक्चुअल एवरेज जो निकली वो 17.49 किलोमीटर थी। अगर हम उसको राउंड ऑफ भी कर लें तो वो हमारी बन जाएगी 17.5 किलोमीटर। राउंड ऑफ कैसे करते हैं? हाँ जी, हमने इसको राउंड ऑफ किया, 49 लिखा हुआ है तो 4 और 9, 9 5 से बड़ा डिजिट है तो हम एक डिजिट बढ़ा के लिख दें तो ये 4 की जगह 5 लिखा जा सकता है। तो ये 17.5 किलोमीटर पर लीटर हो गया। अब बज़ाहिर देखने में सेम नज़र आ रही है लेकिन पॉइंट का फ़र्क होने की वजह से आगे पीछे ये 1.75 है जो उसने एवरेज एस्टिमेटेड एवरेज बताई थी हमें, और ये एक्चुअल जो हमने फाइंड किया वो 17.5 है। वो 1.7 है, ये 17.5। तो बज़ाहिर ये देखना क्वेश्चन आपने ध्यान से, क्योंकि पॉइंट के फ़र्क की वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हम ये लिखेंगे कि एक्चुअल तो हमने 17.5 निकाली और उसने एस्टिमेटेड 1.75 बताई थी। तो हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, उसका आंसर रीज़नेबल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, कोई लॉजिकल नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। बिकॉज देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, उसमें एक बड़ा डिफरेंस है 17.5 और 1.75। मतलब अंदाज़न आप 15 से 16 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। तो उसका आंसर काबिल कबूल नहीं। तो एक्चुअल एस्टिमेटेड से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो एक्चुअल एवरेज 17.5 किलोमीटर है। तो हम यही लिखेंगे, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल एवरेज। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कुछ इस तरह है कि सलमा अबाउट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। वही कहता है कि सलमा ने 3.2 यार्ड जो है वो आपकी क्या कपड़ा ख़रीदा, उसकी टोटल प्राइस कितनी थी, उसकी जो टोटल प्राइस आई वो कितनी, 139.2 रुपये उसके पैसे लग गए। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, पर यार्ड उसकी कितनी जो है कॉस्ट आई है। तो टोटल हम लिखते हैं, टोटल फैब्रिक उसने कितनी ली, 3.2, टोटल प्राइस उसकी कितनी बनी, 139.2। तो पर यार्ड कॉस्ट किस तरह आएगी कि टोटल प्राइस को हम टोटल फैब्रिक से डिवाइड कर दें। ये मिसाल उस तरह ही है कि अगर आप बिलफर्ज 200 रुपये का 10 किलो आटा लेकर आते हैं तो 200 को हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास 1 किलो की प्राइस आ जाएगी कि आटे की कीमत 20 रुपये पर किलो है, पर केजी है। तो इसी तरह हमारे पास टोटल प्राइस मौजूद है, टोटल कपड़ा मौजूद है कि वो इतना है। तो हम टोटल प्राइस को टोटल उसकी क्वांटिटी से, मिकदार से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यार्ड कॉस्ट आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी, कटिंग के बाद 43.5 रुपीज़ आएगी पर यार्ड कॉस्ट है। कि एक यार्ड कॉस्ट अगर हम लें, एक यार्ड अगर हम लेते तो वो 43.5 रुपीज़ का आता। हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि मोमना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर अगर आप फिज़िक्स 9th में आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपको आइडिया कि किलोमीटर पर आवर जो है वो एक स्पीड का यूनिट है। बड़ा यूनिट, नॉर्मल यूनिट उसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड।
तो मोमिना जो है वो 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रही है। शी टुक अ 12 और वॉक, उसने कितने घंटे वॉक की? 12 घंटे उसने वॉक की, सैर की। हाउ फॉर डिड शी वॉक, उसने कितना फासला तय किया वॉक में। हाउ फॉर, कितना दूर वो गई। तो सबसे पहले स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर है, टाइम 12 और डिस्टेंस हाउ फार का मतलब डिस्टेंस कितना है वो हमने फाइंड करना है। तो हमने जनरल फिज़िक्स में ये पढ़ते हैं कि डिस्टेंस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो डिस्टेंस एस इज़ इक्वल टू वी क्रॉस टी हम लिख सकते हैं। तो एस हमने मालूम करना है एज इट इज़, स्पीड वी 3.5 है, टाइम टी 12 है। तो 12 को 3.5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आ गया 42 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। तो उसने फासला तय किया था जितने फासला पे वो गई। अगर वो 3.5 की स्पीड से मूव करती है तो वो कितना फासला तय करती है। हाँ जी, ये था क्वेश्चन नंबर 4 कि उसका डिस्टेंस आ गया 42 किलोमीटर, ये उसका आंसर आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ जी ये है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है कि दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। एक हाइकिंग क्लब है, उसने 7 दिनों का एक हाइकिंग ट्रिप रखा है। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन वो 5.5 से 7.5 माइल्स की हाइकिंग करते हैं। ठीक है। इट इज़ रीज़नेबल टू एज्यूम दैट, क्या ये काबिल कबूल है, क्या ये लॉजिकली बात मुमकिन है कि दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, क्या कि उतनी हाइकिंग कर सकते हैं डेली। तो उसने अब नीचे ऑप्शंस भी दे दी। वही कहते हैं कि क्या उन्होंने अगर पर डे 5.5 और 7.5 माइल्स की हाइक करें पर डे, इसके बिटवीन वो हाइक करते हैं, तो क्या हमारे लिए काबिल कबूल है कि पहली ऑप्शन वो कहते हैं कि लेस दैन 35 माइल्स, कि अगर पर डे उन्होंने 5.5 से 7.5 की तो टोटल जो उन्होंने दिनों में की है, दैट क्लबिंग द डेज, डेज मतलब 7 दिन थे जो उसने ऊपर मेंशन किया कि कितने दिन वॉक करेंगे, टोटल कितने दिन हाइकिंग करेंगे, 7 डेज़। तो वो कहते हैं क्या 7 दिनों में मुमकिन है वो 35 माइल्स पूरे कर लें? क्या मुमकिन है कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स वो पूरे कर लें? क्या मुमकिन है कि वो 55 माइल्स कर लें 7 दिनों में, या मोर देन 55 माइल्स, कि 55 माइल्स से ज़्यादा वो फासला कवर कर लें? तो हम देखते हैं कि टोटल डेज़ हमारे पास कितने हैं, 7। सोल्यूशन में अगर हम आ जाएँ तो ईच डे हाइक उनकी है 5.5 टू 7.5 माइल्स है। टोटल हाइक कितनी है, तो हम 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि अगर पर डे वो 5.5 से 7.5 के दरमियान कर रहे हैं तो 7 दिनों में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 दिनों की टोटल हाइक आ जाएगी बिटवीन 38.5 टू 52.5 उनकी हाइक आ जाएगी। टोटल हाइक उन्होंने इतनी कर ली, हाइकिंग उनकी हो गई। तो अब अगर हम गौर से देखें तो जो हमारी टोटल हाइक आई है वो 38.5 टू 52.5 आई है, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। जो गिवन वैल्यूज़ थी उसके मुताबिक कि पर डे 5.5 से 7.5 अगर वो माइल्स डिस्टेंस कवर करेंगे तो टोटल हाइक इनकी इतनी हो गई 38.5 टू 52.5 हो गई। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में सबसे बेस्ट हमारे लिए ऑप्शन बी है, क्योंकि लेस दैन 35 नहीं, 38.5 से तो स्टार्ट हो रही है, 38.5 टू 52.5 के दरमियान वो करेंगे, तो 35 से तो कम नहीं है। तो ऑप्शन ए रिजेक्ट। बिटवीन 35 एंड 55 यस, 35 से 35 टू 55 माइल्स के दरमियान ये हो सकती है। ठीक है, तो ये काबिल कबूल किसी हद तक है क्योंकि 55 माइल्स से कम आ रहा है और 35 से ज़्यादा आ रहा है 38, तो ये इन बिटवीन है 35 और 55 के, तो ये काबिल कबूल है, ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। बहरहाल नेक्स्ट सी ऑप्शन भी देखें, इक्वली 55 माइल्स, नो 55 पे तो वो जा नहीं रहा, 52.5 पे है। मोर देन 55 तो वो भी बिल्कुल नहीं, 52.5 पे लास्ट उसका। तो इस तरह जो सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो है ऑप्शन बी।
तो हम लिखते हैं ऑप्शन बी, कैपिटल बी या स्मॉल बी, आप जो भी लिख लें, वो तो मिस्टेक करने लिख दिया गया। बहरहाल ऑप्शन बी इज़ द मोर रीज़नेबल आंसर, मतलब सबसे ज़्यादा बेहतर आंसर हमारे लिए ऑप्शन बी है, क्योंकि वो बिटवीन 38.5 टू 52.5 आ रही है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह है कि फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच। एक क्लास की पार्टी है, तो क्लास की जो स्टूडेंट काउंसिल है उसने 42 बैलून्स ख़रीदे एट ₹1.85 ईच। हर एक बैलून की प्राइस 1.85 थी। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून्स, कि टोटल अमाउंट कितनी पे की गई है स्टूडेंट काउंसिल ने बैलून्स के लिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन कि एक बैलून की कीमत 1.85 है, तो 42 की कितनी होगी, तो 42 से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल बैलून्स 42 हैं, ईच बैलून प्राइस 1.85 है, तो टोटल अमाउंट ऑफ बैलून्स, तो सिंपल हम 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये उस तरह है कि एक अंडा अगर 10 रुपये का है तो 12 कितने होंगे, तो 12 को 10 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाता है। इसी तरह एक बैलून की प्राइस 1.85 है और टोटल 42, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल अमाउंट 77.7 रुपीज़ आ जाएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें तो वो है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। एक दोस्तों के ग्रुप ने 4 यार्ड एक लंबा जो है वो रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड। उन्होंने पर यार्ड 3.7 रुपीज़ दिए फॉर द फैब्रिक, उस कपड़े के लिए, एंड ₹9 फॉर द फर्म टू गो अराउंड द बैनर, और 9 रुपये दिए उसके गिर्द उसकी मजबूती के लिए। बहरहाल उससे आगे वो कहता है 10 यार्ड पैरामीटर व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, और पर यार्ड उसका कितना लगा है, मतलब उसकी मजबूती के लिए 9 रुपये उन्होंने दिए, वो टोटल जो उसके गिर्द उन्होंने लकड़ी या कोई भी चीज़ लगा के उसको मजबूती दी या जोड़ने के लिए, लगाने के लिए, तो वो उसके 9 रुपये लगे। बहरहाल उसने कहा कि उसका पैरामीटर कितना है, 10 यार्ड है। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो क्वेश्चन उसका क्या है, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, विड्थ क्या होगी बैनर की, जबकि उसने ऊपर उसकी लेंथ बता दी है कि 4 यार्ड लॉन्ग है। बहरहाल अगर हम देखें तो लेंथ हमने लिख दी 4 यार्ड, ये गिवन था स्टार्ट में कि लॉन्ग है इतना। पैरामीटर रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है, ये, तो अगर उसकी लेंथ 4 है तो उसके ऑपोजिट भी 4 होगा। अगर उसकी विड्थ, जैसे कि व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, वो हमने मालूम करनी है, तो विड्थ अगर हम x कहते हैं तो दूसरी तरफ भी x होगी। बहरहाल मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है कि पैरामीटर कितना है, 10 यार्ड, तो वो हमने लिख लिया 10 यार्ड। अच्छा, प्राइजेज़ हमने इसलिए नहीं लिखी 3.75 और ₹9, क्योंकि इनकी ज़रूरत हमें नहीं है। उसने विड्थ मांगी है तो हम विड्थ को पैरामीटर के फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो प्राइजेज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, अगर हम अब इसको देखें तो इसमें हमें प्राइजेज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो हम ये करते हैं कि लेंथ उसकी 4 यार्ड, पैरामीटर हमने उसका मेंशन किया 10 यार्ड उसने दिया था, पैरामीटर को p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम विड्थ उसकी लेट कर लें x है, तो हमें प्राइजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि एज़ वी नो दैट पैरामीटर का फार्मूला होता है p इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, p रिप्रेजेंट टू पैरामीटर एंड p का फार्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो p की वैल्यू गिवन है 10, सम ऑफ ऑल साइड्स कितनी साइड्स हैं, 4, 4, तो अबव भी 4 x, तो साइड पे भी x, तो कितनी साइड्स आ गई, 4 साइड्स हैं, 2 x हैं और 2 4। तो हमने इन सबको जमा करना है, तो ये सम ऑफ ऑल साइड्स इज़ इक्वल टू पैरामीटर कहलाता है। तो x प्लस एक्स 2x, 4 प्लस 4 8, यही 8 इधर 10 से आके माइनस, तो इज़ इक्वल टू 2x, तो 10 माइनस 8 2 आ जाएगा, और इज़ इक्वल टू भी 2x बच गया, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगले स्टेप में 2 इधर आके डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो बहुत आसान है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमें प्राइजेस जो उसने मेंशन की थी वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी थी, प्राइजेस की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने सिंपल पैरामीटर का फार्मूला यूज़ किया, सम ऑफ ऑल साइड, तो रेक्टेंगुलर की साइड्स कितनी होती हैं, 4,
तो उन चारों को हमने किया जमा और पी की वैल्यू लिखी 10 जो उसने मेंशन की थी 10 यार्ड्स। तो उसके बाद हमने एक्स एक तरफ करके एक्स को फाइंड कर लिया। तो यूँ हमारी विड्थ कैलकुलेट हो गई विदाउट यूजिंग ऑफ प्राइजेस, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8 की जानिब। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह है कि शू फैक्ट्री हैज़ अ एसेट फॉर ₹20 लाख। तो उसकी जो एसेट है तकरीबन अबाउट 20 लाख है, ऑफ विच 3.5 इज़ द कैपिटल। 3/5 उसका कैपिटल है। मतलब टोटल उसकी जो नेट वर्थ है वो तकरीबन उसके पास जो अमाउंट मौजूद है फैक्ट्री के अंदर वो कितनी है, ये कितने पैसे उसके पास मौजूद हैं, वो है 20 लाख। और 3/5 कैपिटल मतलब जो उसका अपना सरमाया लगा हुआ या कोई चीज़ें वगैरह उसके पास मौजूद हैं वो कितनी है, वो 3/5 है टोटल एसेट का। आगे वो कहता है एंड रेस्ट इज़ द डेबिट, और जो बच जाता है वो डेबिट, उसके पास पैसे मौजूद हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड डेबिट, आपने अमाउंट बतानी है कैपिटल की और डेबिट की। तो उसने एक हिंट भी दिया है कि एसेट का फार्मूला होता है, एसेट बराबर होता है कैपिटल प्लस डेबिट के, कि जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं या जो पैसे मौजूद हैं उसका वो एसेट कहलाता है। तो बहरहाल अगर वो हिंट ना भी देता तो आपने इसको इस तरीके से करना है कि एसेट आपके पास आगे 20 लाख, कैपिटल उसने ख़ुद बताया कि जो एसेट है उसका 3/5 है। तो एसेट की वैल्यूज़ को हम 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से ये कटेगा तो 4 लाख बनेगा, और 4 लाख को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 लाख बन जाएगा। तो ये उसका कैपिटल की अमाउंट आ गई कि इतना उसका कैपिटल मौजूद है, इतना उसका चीज़ें वगैरह मौजूद है। डेबिट तो सिंपल सा असूल है, तो उसने कहा था रेस्ट इज़ द डेबिट, बाकी जो बच गए, बाकी क्या बचेगा, तो 20 लाख में से हम कैपिटल को माइनस कर दें। तो ज़ाहिर बात है टोटल अमाउंट उसके पास 20 लाख थी, कैपिटल 12 लाख का है, तो 12 लाख माइनस कर दें, तो बाकी जो बचेगा वो उसका क्या होगा, डेबिट की अमाउंट होगी। तो ये 8 लाख या 8 लाख हम कह सकते हैं वो बच गया। तो अगर हम देखें तो डेबिट और कैपिटल टोटल तो वो एसेट ही बनता है। ये हमारा आंसर आ गया डेबिट का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अगर हम जाएं तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट बड़ी लेकिन बहुत आसान है। वो कहता है वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 ईयर, 100 सालों पहला मतलब माजी में जो टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड भी, सबसे जो लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21 1983। 1983 में 21 जुलाई को वॉस्टॉक अंटार्कटिका का जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर था -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड। वो इसे कहते हैं कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। आपने इस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में कन्वर्ट करना है, गिवन उसने सेंटीग्रेड या सेल्सियस में दिया हुआ है सी। अब देखें तो उसने फार्मूलाज नीचे मेंशन किए हुए थे, अगर वो ना भी मेंशन करे तो आपको फिज़िक्स में पढ़ते हैं तो आपको याद होने चाहिए कि फ़ारेनहाइट का फार्मूला 9F = 9/5C + 32 और केल्विन का फार्मूला सिंपल C + 273 होता है। तो सोल्यूशन पे हम आए तो सिंपल सा असूल है F = 9/5। तो C की जगह सेल्सियस की जो वैल्यू गिवन है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड वो मेंशन की +32। तो अब 9/5, 9 से वो मल्टीप्लाई -89.2 और 5 से वो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया -802.8 डिवाइडेड बाई 5 +32 और -802.8 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया -160.56 +32 एज इट इज़। तो प्लस माइनस माइनस तो -128.56 फ़ारेनहाइट उसका कन्वर्जन आ जाएगी सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें। अब है केल्विन = C + 273। तो के एज इट इज़, सी की वैल्यू -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड है +273। तो इन दोनों को प्लस माइनस माइनस 273 में से -89.2 किया तो 183.8 केल्विन आ जाएगा। तो सिंपल से क्वेश्चन है जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आते हैं। तो प्लस माइनस की कैलकुलेशन है कि हम इसमें पुट करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने इन दोनों को सिंगल वैल्यू जो हमारे पास थी आपकी सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कर दिया फ़ारेनहाइट में भी
और केल्विन में भी। हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह है। कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। मतलब एक कंपनी है, उसको उसके पैनल को जो था, जो कंपनी के ऑनर थे, जो शेयर होल्डर्स थे, उनको लो क्वालिटी प्रोडक्शन पे पेनल्टी बढ़ी है, जुर्माना हुआ है। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, उसके कितने शेयर होल्डर्स थे? 3। फरहा, मरियम एंड तहरीम 3 शेयर होल्डर हैं। इन्वेस्टिंग इन द रेशो, उन्होंने इस रेशो के हिसाब से 1:2:3 के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट की है। मतलब अगर एक ने 10,000 तो दूसरे ने 20 तो तीसरे ने 30,000 की इन्वेस्टमेंट की है। एट द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ ₹4,56,868.97, 4,56,868.97 पेनल्टी जुर्माना हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर, हर शेयर होल्डर ने हाँ जी, अब हमने ये देखना है कि इतनी रेशोस के हिसाब से उनके ऊपर कितनी पेनल्टी पड़ेगी। फाइंड द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स, कि 3 शेयर होल्डर्स के हिसाब से उसके ऊपर कितनी पेनल्टी आ रही है। तो सोल्यूशन पे हम आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मेथड यूँ होता है कि जो रेशो है 1:2:3, फरहा, मरियम, तहरीम, उसके सिंबल से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। और पेनल्टी कितनी है? 4,56,868.97 है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ रेशो निकालनी है। 1 + 2 + 3, तो टोटल रेशो कितनी आ गई? 6। तो इसका तरीका मेथड यूँ होता है कि फ़रा पेनल्टी अगर निकालनी है, फ़रा को जो जुर्माना हुआ है, तो फ़रा की रेशो 1 है और टोटल रेशो 6, तो 1/6 उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी ऑफ द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितनी है? 4,56,868.97, 456,868.97। तो 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 6 से ये डिवाइड हो जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 7,1,761,44.8283 रुपीज़ फ़रा की पेनल्टी आ गई। फ़रा का जुर्माना ये आ गया। मरियम की पेनल्टी की तरफ अगर हम आते हैं तो मरियम की रेशो 2 थी, यहाँ पे मेंशन किया FMT से, फ़रहा, मरियम और तहरीम। तो ये 2/6 की रेशो के हिसाब से उसका जुर्माना कैलकुलेट किया जाएगा। 2/6 ऑफ द टोटल अमाउंट, जो पेनल्टी की टोटल अमाउंट है, तो 6 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 152,289.657 आ गई अमाउंट उसकी। तो ये मरियम की पेनल्टी हो गई। इसी तरह सेम तहरीम को के 3 गुना पैसे थे, तो उसकी रेशो बनेगी 3/6 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी। तो 3 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड किया तो आपका आंसर आ गया 228,434.485 रुपीज़ तहरीम की पेनल्टी आ गई। तो यूँ हमने तीनों की पेनल्टी कैलकुलेट कर ली कि कितना कितना जुर्माना तीनों पे उनकी इन्वेस्टमेंट की रेशो के हिसाब से आ रहा है। अगर आप इन तीनों को जमा करें, फ़रहा, मरियम और तहरीम की पेनल्टी को, तो ये टोटल अमाउंट ऑफ द पेनल्टी के बराबर आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और यूँ एक्सरसाइज 1.3 लेक्चर नंबर 3 में हमने कंप्लीट कर ली। तो आप लोग इसको देखिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मज़ीद कमेंट सेक्शंस में कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।